सुप्रभात। पिछले लेक्चर में हमने भारतीय संस्कृति का विकास अतीत एवं वर्तमान में सत्य के दो कालक्रम को पढ़ा था, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत। आज हम अन्य दो कालक्रम को समझेंगे। उनमें है आधुनिक भारत, जो कि 1751 से 1947 ईस्वी तक था, और अंतिम जो बांटा गया है कालक्रम वह है समकालीन भारत, जो कि 1947 ईस्वी से लेकर आज तक रहा है। हम आधुनिक भारत को समझेंगे। ब्रिटिश संपर्कों ने भारतीय समाज में नव जागरण का प्रारंभ किया। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि जीवन की विशिष्ट परंपराएं लिए लगभग 30 करोड़ का यह राष्ट्र अपने में महान संभावनाएं छुपाए हुए था। इस नव जागरण की पहली झलक राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 में देखने को मिलती है, और इस काल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है कि भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। साम्राज्य स्थापना की प्रक्रिया 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में विजय से आरंभ हुई और 1857 ईस्वी में भारतीय विद्रोह की असफलता से पूरी हुई। रोनाल्ड सिंगर के विचार भी मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि भारत में पुर्तगाली असफल रहे, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं दोनों पर ही धार्मिक प्रहार शुरू किया। मुसलमान तब असफल हुए जब उन्होंने हिंदुओं के प्रति धार्मिक सहिष्णुता का त्याग कर दिया, परंतु हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए एक दूसरे के शासन की अपेक्षा ब्रिटिश शासन पसंद था, चाहे अंग्रेजों की प्रथाएं कितनी ही अजीब थीं और उनकी संस्कृति कितनी ही दूर मालूम पड़ती थी। इस तरह से रोनाल्ड सिंगर ने अपने विचार बताए और बताया कि किस तरह हिंदू और मुस्लिम आपस में एक दूसरे के साथ संघर्ष करने लगे थे। दूसरी बात वही है कि ब्रिटिश शासन में देश में यातायात एवं संचार के साधनों का आधुनिक ढंग से विकास हुआ, जिसने देश में आवागमन की सुविधाएं बढ़ा दी। तीसरी बात, अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ हुआ और 1857 ईस्वी में मद्रास, बम्बई व कलकत्ता में प्रथम विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय न केवल पश्चिमी राष्ट्रों के इतिहास से परिचित हुए, वरन नए ज्ञान विज्ञान को भी उन्होंने सीखा। नेक्स्ट है आधुनिक उत्पादन प्रणाली ने भारत में प्रवेश किया और कारखानों की स्थापना से पूंजीवाद का आरंभ हुआ। मतलब यहीं से हम ये मान सकते हैं कि भारत में हमारे पूंजीवाद का आरंभ हुआ था और सामंतशाही स्थापना की जो समाप्ति का आरंभ यहाँ पर हो गया था। प्रेस की स्वतंत्रता से हमारे समाचार पत्रों एवं पुस्तकों का प्रकाशन भी संभव हो गया था, और जिससे हमारे ज्ञान के प्रसार में और अधिक सरलताएं हो गई थी। लिखित कानून का भी आरंभ हुआ था। कानून का शासन लागू किया गया, जिसके सामने सभी व्यक्ति, चाहे उनकी जाति, हैसियत कुछ भी क्यों न हो, लेकिन सभी समान थे। और औपचारिक रूप से न्यायालयों की स्थापना हुई, जहां नियुक्त न्यायाधीशों का काम केवल न्याय करना था। नेक्स्ट है अधिकारी तंत्र आधुनिक अर्थों में संगठित हुआ और अनेक भारतीयों ने अपने उच्च पद प्राप्त किए। नेक्स्ट है पश्चिम के साथ संपर्क के प्रभाव के प्रति भारतीय समाज में त्रिदिशीय प्रक्रियाएं हुई। एक प्रतिक्रिया पुनरुत्थानवादी थी, जो विदेशी के भय से आतंकित थी, व जिसका उद्देश्य समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर कर प्राचीन विशुद्ध वैदिक संस्कृति की पुनर्स्थापना करना था। स्वामी दयानंद इसके प्रवर्तक थे और जिन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। दूसरी प्रतिक्रिया उन लोगों की थी
जो पश्चिमी संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित थे और पुरानी परंपराओं को कोरा पाखंड मानते थे। उनकी राय में पुराने शास्त्र उपयोगिताहीन हो गए थे। तीसरी प्रतिक्रिया उन विचारकों की थी जो पश्चिमी एवं भारतीय संस्कृतियों के स्वस्थ समन्वय में विश्वास रखते थे और जिनके अनुसार भारतीय समाज में व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों को दूर किया जाना था। नेक्स्ट है आधुनिक भारत के निर्माण में समाज सुधार आंदोलन का बड़ा हाथ है। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की नींव डाली। स्वामी दयानंद द्वारा स्थापित आर्य समाज ने भी सुधार आंदोलनों को तीव्र गति दी। नेक्स्ट है नव शिक्षित पेशेवर वर्ग और मध्यम वर्ग में नवीन राष्ट्रीय चेतना भी करवट ले रही थी। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य जागृत जनमत से सरकार को परिचित कराना था और भारत के हित में उसे सलाह देना भी था। राष्ट्रीय आंदोलन में नरम और गरम नीति समर्थकों के कई मोड़ आते रहे। धीरे धीरे महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन जन आंदोलन बन गया। इस आंदोलन की समाप्ति 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत की स्वतंत्रता के रूप में हुई। इसकी लड़ाई की राजनीतिक लड़ाई ही नहीं थी, बल्कि गांधी जी के नेतृत्व में स्वदेशी वस्तुओं के प्रसार, अस्पृश्य जातियों के उद्धार एवं नशाबंदी कार्यक्रमों द्वारा यह एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक आंदोलन भी था। शांतिपूर्ण असहयोग, सविनय अवज्ञा, अहिंसक प्रदर्शन जैसे तरीकों के प्रयोग ने इसे भारतीय संस्कृति के परंपरागत मूल्यों के पुनरुत्थान के माध्यम भी बना दिया। इसमें सभी धर्मों और जातियों के लोग थे। ये राष्ट्रीय एकता का आंदोलन था। नेक्स्ट है इसी आंदोलन की सहधारा के रूप में भारत में स्त्री आंदोलन का भी सूत्रपात हुआ। महात्मा गांधी ने स्त्रियों को राष्ट्रीय आंदोलन में सहभागिता के लिए प्रेरित किया और उनके विचार में स्त्रियां संभवतः ममता और प्रेम का प्रतीक है। नेक्स्ट, इस शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ साथ ही क्रांतिकारी आंदोलन भी राष्ट्र की आज़ादी के लिए क्रियाशील रहा है। उनके तरीके हिंसक थे, उनका कोई विशाल जन आधार नहीं था, फिर भी उस आंदोलन की सत्ता और योगदान का भुलाया नहीं जा सकता। 1905 ईस्वी से ही इस आंदोलन की नींव पड़ गई। रास बिहारी बोस, हरदयाल, वीरेंद्र घोष, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह इसके वर्तमान सदी के पहले 3 दशकों के नेता थे। यही नहीं, 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन को भी पूर्ण अहिंसक आंदोलन नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ में हिंदू मुस्लिम एकता के उदाहरण मिलते हैं, परंतु बाद के वर्षों में मुस्लिम लीग द्वारा पृथकतावादी आंदोलन आरंभ कर दिया गया। नेक्स्ट, अंत में हम ब्रिटिश सरकार को आधुनिक भारत के निर्माण में यह श्रेय भी देना चाहेंगे कि उन्होंने भारत का निर्माण अपने राष्ट्र को कल्पना के अनुरूप किया। इंग्लैंड आधुनिक प्रजातंत्र की जननी है। चेतन और अचेतन रूप से अंग्रेजों ने ही भारत में जनतांत्रिक प्रक्रिया का सूत्रपात किया, स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं की स्थापना की, कानून और न्याय को प्राथमिकता दी और 1919 ईस्वी और 1935 ईस्वी के भारतीय सरकार अधिनियमों के द्वारा संवैधानिक विकास को तीव्र गति दी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आधुनिक भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण एक नए भारत के उदय का परिचय प्रदान करता है, एक ऐसे भारतीय समाज का चित्र प्रस्तुत करता है जो अपनी परंपराओं की सीमाओं के अंतर्गत आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है। एक बार फिर भारत अध्यात्मवाद एवं पश्चिमी भौतिकवाद के समन्वय का प्रयोग भारतीय भूमि पर घटित हो रहा है और इसकी सफलता न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के लिए वरन सारे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि औद्योगिक भौतिकवाद उस जगह पहुंच गया है जब विनाश की शक्ति भी अपने चरम पर है। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम वह है समकालीन भारत। स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज में बड़ी तीव्र गति से परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हो गई और हमारे भारतीय समाज मौलिक परिवर्तनों की चुनौती से गुजर रहा है। एक श्रेणीबद्ध सामाजिक व्यवस्था
जो विषमता और अक्षमता पर आधारित है, जो क्षमता पर आधारित समाज के रूप में बदलने का कठिन व्रत भारतीय समाज ने लिया है और इसे हम निम्न रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला, स्वतंत्रता प्राप्ति की तत्कालिक समस्या पाकिस्तान से विस्थापित लाखों लोगों के पुनरुत्थान की थी और भारतीय समाज ने इस समस्या पर विजय प्राप्त कर ली। नेक्स्ट कह सकते हैं हम, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में 500 से अधिक देशी रियासतें थी, उनका एकीकरण हुआ है और आज भारत में भूतपूर्व महाराजा और महारानी, नवाब और बेगम भारत के स्वतंत्र नागरिकों के रूप में भारतीय राष्ट्र के नव निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं। और यह तत्काल अभूतपूर्व एकीकरण जिसके द्वारा किया गया था वह थे हमारे उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, समकालीन भारत की तीसरी उपलब्धि एक लिखित संविधान की है और यह संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो भारत में धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक आर्थिक न्याय, भ्रातृत्व एवं समानता एवं प्रजातांत्रिक गणतंत्र की स्थापना की घोषणा करता है। साथ ही साथ इसका जो और विशेषता रही है वह यह है कि यहाँ व्यस्त मताधिकार पर आधारित संसदीय राजनीतिक प्रणाली भारत ने अपनाई है। नेक्स्ट, आर्थिक विकास के लिए नियोजन को अपनाया गया है जिसमें जन सहभागिता को आधार बनाया गया है और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से समाज के औद्योगिकरण एवं आधुनिकीकरण की गति को तीव्रता प्रदान की गई है। नेक्स्ट, नियोजित सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ गांधीवादी परंपरागत आदर्शों पर आधारित सर्वोदय आंदोलन की धारा भी प्रवाहित हो रही है जिसके नेता विनोबा भावे एवं जयप्रकाश नारायण थे। भूदान, ग्रामदान एवं लोक शक्ति पर आधारित स्वशासन इस आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रम हैं। नेक्स्ट, निर्देशित सामाजिक परिवर्तन द्वारा जिस समाज की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है वह समाजवादी प्रतिमान वाला समाज है और इसके निर्माण की पद्धति को प्रजातांत्रिक समाजवाद की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, अस्पृश्यता संबंधी अपराध अधिनियम, महिलाओं में अनैतिक व्यापार उन्मूलन अधिनियम, दहेज विरोधी अधिनियम क्रांतिकारी सामाजिक विधानों के उदाहरण हमारे विधान में दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा और उनके विकास के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करने का उत्तरदायित्व सरकार ने वहन किया है। और इसी तरह से इसका नेक्स्ट है, आर्थिक क्षेत्र में मिश्रित व्यवस्था का सिद्धांत भी स्वीकार किया गया और जिसने सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सहकारी एवं सरकारी व निजी क्षेत्र के संयुक्त संगठनों सभी को मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट, सरकार शिक्षा के द्रुतगामी प्रसार हुआ है व साक्षरता भी बढ़ी है। यद्यपि 21वीं सदी में प्रवेश करते करते साक्षरता को लगभग 100% कर देने का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, तथापि फिर भी इसकी वृद्धि काफ़ी संतोषजनक कही जा सकती है। नेक्स्ट, भारतीय स्त्रियों में प्रगतिशीलता के स्पष्ट लक्षण दिखाई देते हैं। वे घर से बाहर धन उपार्जन में भाग लेने जाती है और साथ ही साथ वह राजनीति में भी अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। नेक्स्ट, इसी दौरान भारतीय समाज ने 4 युद्धों का सामना किया था और फिर भी भारत के व्यक्ति अपने साथ उनके साथ सफलतापूर्वक संघर्ष कर सभी में एकता का परिचय दिया। नेक्स्ट, समकालीन भारत में इन उपलब्धियों के साथ साथ विफलताओं का खाता भी कम लंबा नहीं है। हमारे भारतीय समाज में आर्थिक विकास की प्रक्रिया ने गरीब और अमीर के बीच खाई का विस्तार कर दिया है। ऐसा लगता है मानो 2 भारत विद्यमान हो, एक समृद्ध और दूसरा निर्धन वर्ग का। हमारे भारत में निर्धनता भी है जिसे कि दूर करने के प्रयास बराबर किए जाते रहे हैं और सामाजिक कुरीतियाँ बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। भ्रष्टाचार भी अपने चरम पर है और काला धन एक समांतर अर्थव्यवस्था का रूप ले चुका है। राजनीतिक मूल्य भी गिर गए हैं और सड़कों की राजनीति का प्रभाव क्षेत्र बड़ा है, केवल वोट की राजनीति का बोलबाला है। इस प्रकार भारतीय समाज सत्तात्मक समाज से प्रजातांत्रिक समाज की ओर और राजनीतिक समाज से राजनीतिक समाज की ओर, कृषि प्रधान समाज से औद्योगिक समाज की ओर, असमता पर आधारित समाज से क्षमता पर आधारित समाज की ओर परिवर्तन के संक्रमण वाद से गुजर रहा है और समकालीन भारतीय समाज की त्रासदी कठिन भी है और रोमांचित भी है। संक्षेप में भारतीय समाज की ऐतिहासिक गत्यात्मकता के विषय में
कुछ हम सामान्य निष्कर्ष इस प्रकार कह सकते हैं। पहला, भारतीय समाज की वैचारिक धारा अध्यात्म की ओर रही है। इतिहास का कोई भी काम इस धारा को विचलित नहीं कर पाया। और दूसरी बात, भारतीय समाज विभिन्न प्रजातियों एवं संस्कृतियों के संगम स्थल रहा है, इसलिए सहिष्णुता एवं समन्वय इसकी सहज प्रवृत्ति बन गई है। और तीसरी बात, भारतीय समाज गत्यात्मक रहा है, नए तत्वों का समावेश होता रहा है, फिर भी ऊपर से कठोर दिखने वाली इसकी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था भीतर से लचनशील रही है। और चौथी बात, आज जो भारतीय समाज विद्यमान है, इसके विकास में केवल हिंदुओं का ही योगदान नहीं बल्कि मुसलमानों, ईसाइयों व अन्य धर्मावलंबियों का भी योगदान रहा है। और अंतिम रूप से भारतीय समाज की विशेषता अनेकता में एकता की है, जिसका मूल आधार सांस्कृतिक एकीकरण ने निर्मित किया है, न कि राजनीतिक एकीकरण ने। इसलिए इसके राष्ट्र निर्माण में भी इस आधारभूत सत्य को ही ध्यान में रखना होगा, तभी ये विश्व के लिए एक नया आदर्श प्रस्तुत कर पाएगा। यह आदर्श आध्यात्मिक भौतिकवाद के द्वारा मानववाद के विकास की ओर भी हो सकता है। इस तरह से हमने भारतीय संस्कृति के विकास को देखा और इसको हमने समझने का प्रयास किया कि किस तरह से हमारा भारतीय समाज विभिन्न स्तरों से गुजरते हुए और अपने आप को बनाए रखे हुए है और इसमें विविधता में एकता के दर्शन हमें दिखाई देते हैं। धन्यवाद।